हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और ATC लगातार बोइंग 737 के एक विमान से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन उड़ तो रहा था पर ATC को कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। धरती से 34,000 फीट ऊपर आसमान में आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए जब 2 फाइटर प्लेन्स को भेजा गया तो सबके होश उड़ गए। प्लेन में बैठे सभी यात्री बेहोश हो चुके थे। इवन प्लेन को उड़ा रहे पायलट्स भी होश में नहीं थे। फिर भी ये प्लेन उड़ता जा रहा था, पर कैसे? आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? अगर पायलट्स होश में नहीं थे तो आखिर कौन उड़ा रहा था उस प्लेन को? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। अगस्त 2005 लर्नका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 में एक एक करके 115 यात्री सवार होने लगे। उधर पायलट्स उड़ान भरने से पहले कॉकपिट के सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे थे। 9:07 में ये प्लेन लर्नका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। उस दिन ट्रैफिक भी बहुत कम थी, इसलिए प्लेन धीरे धीरे एल्टीट्यूड को गेन करते हुए करीब 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। पायलट्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म अभी क्यों बज रहा है। अगर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम था तो इस अलार्म को ग्राउंड में ही बजना चाहिए था टेक ऑफ से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेक अप्लाई करके प्लेन को आगे बढ़ाया जाए तो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लगेगा। मतलब कि भाई पहले ब्रेक तो हटाओ, तभी तो प्लेन आगे जाएगा। इसी तरह से अगर फ्लैप्स अपने पोजीशन में ना हो या फिर कोई भी कंट्रोल सरफेस टेक ऑफ के पोजीशन में ना हो तो ये अलार्म बजने लगेगा टेक ऑफ से पहले। बात करें फ्लाइट 522 की तो ये अलार्म 12,000 फीट के एल्टीट्यूड में बज रहा था। ऐसा होना इम्पॉसिबल था। कुछ मिनट्स तक प्लेन इसी तरह से उड़ान भरता रहा। तभी कॉकपिट में और भी अलार्म्स लाइट जलने लगा। कूलिंग वार्निंग, लो एयर फ्लो, इन छोटी छोटी सभी समस्याओं को बताने के लिए मास्टर कॉशन लाइट होता है। अब प्लेन धीरे धीरे 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। तभी प्लेन के केबिन में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया। पर ऐसा क्यों? अब पायलट्स को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इस प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो हमारे समझ से परे है। तुरंत ही पायलट ने हेलियोस ऑपरेशन सेंटर में रेडियो कॉल किया और उनसे पूछा कि इतने एल्टीट्यूड पर टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म क्यों बज रहा है? यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है। हेलियोस ऑपरेशन सेंटर अधिकारी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर। यहाँ पर उन्हें याद आया कि टेक ऑफ से करीब 15 घंटे पहले इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। तुरंत ही उस इंजीनियर को कांटेक्ट किया गया जिसने इस प्लेन का मेंटेनेंस किया था। यहाँ पर उस इंजीनियर को तुरंत ही सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने पायलट से पूछा कि क्या आप प्रेशर पैनल को देखकर ये बता सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक में है या नहीं? पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। इंजीनियर का संपर्क पायलट से टूटा नहीं पर पायलट्स उन्हें कोई भी रिप्ले नहीं दे पा रहे थे। बिना किसी इंस्ट्रक्शन के ये प्लेन उड़ता जा रहा था। ATC भी लगातार संपर्क करने की कोशिश करने लगे पर पायलट्स की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। प्लेन में बैठे सभी 121 लोग अचानक से खामोश हो गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। करीब 40 मिनट्स तक लगातार संपर्क करने के बावजूद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इस प्लेन का पता लगाने के लिए बस एक ही रास्ता था, इस प्लेन का पीछा करके इसके पास जाकर देखना कि आखिर माजरा क्या है। तुरंत ही नजदीकी एयरफोर्स बेस से 2 फाइटर प्लेन्स को हेलियोस के पीछे भेज दिया गया। करीब 30 मिनट में दोनों फाइटर प्लेन्स हेलियोस एयरवेज के पास पहुंच गए। फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर बेहोश पड़े हुए थे। किसी तरह से कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। कैप्टन तो अपने सीट पर भी नहीं थे। चारों तरफ ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ था। प्लेन के अंदर सारे लोग खामोश गहरे नींद में जा चुके थे। लग रहा था जैसे सभी मौत के आखिरी दौर से गुजर रहे हों। प्लेन शायद ऑटो पायलट पर था, इसीलिए प्लेन अब तक सही सलामत उड़ रहा था। दोनों फाइटर पायलट्स को अब समझ में आ गया कि प्लेन में डीकम्प्रेशन हो चुका है।
और प्लेन के अंदर सभी पैसेंजर का दम घुट रहा है। उनकी सांसें धीरे धीरे रुकती जा रही है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इंतजार के कि कब ये प्लेन क्रैश होगा, कब 121 अधमरे लोग पूरी तरह से दुनिया छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, एक इंसान कॉकपिट में दाखिल हो गया और कैप्टन के सीट में जाकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वो भी एक फ्लाइट क्रू हैं, पर अफसोस उन्हें बोइंग 737 प्लेन उड़ाना नहीं आता था। उनकी भी सांसें बस थमने ही वाली थी। आखिरी शब्द जो उन्होंने कहा था, मेडे मेडे मेडे। इसके बाद कॉकपिट का भी वो हलचल रुक गया। कुछ देर बाद प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग गई। देखते ही देखते प्लेन एक तरफ झुक गया। कुछ ही देर बाद दूसरे इंजन में भी आग लग गई। अब धीरे धीरे प्लेन किसी पत्थर की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगा। 10 मिनट्स, बस 10 मिनट्स में ही प्लेन नीचे आके एक हिल से जा टकराया। 121 पैसेंजर्स में से सभी की जान चली गई। न कोई दर्द, न चिल्लाने की आवाजें, न ही कोई मदद की पुकार। सबने मौत को गले लगा लिया। बहुत सारे बॉडी जल चुकी थी। डॉक्टर्स की माने तो ये लोग जिंदा तो थे, पर अपना कॉन्शियसनेस खो चुके थे। अगर ये प्लेन किसी तरह से सही सलामत लैंड कर जाता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। ये केस कहीं न कहीं रियल लाइफ की किसी भूतिया कहानी जैसी लग रही थी। शायद इसीलिए इसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को इस कहानी के तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाना था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो कि प्लेन में हो रहे हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, वही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में हो रही बातचीत को रिकॉर्ड करता है, इन दोनों को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद दोनों ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट सामने आ गया। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, इस प्लेन में 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहली प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। कॉकपिट में एक अलार्म बज उठा और यही अलार्म सबसे बड़ी मुसीबत लेके आया था। पर ये अलार्म आखिर बजा क्यों, ये पायलट्स को भी समझ में नहीं आ रहा था। इसे समझने के लिए हमें घटना के एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। हेलियोस एयरवेज के एक केबिन क्रू ने कंप्लेन किया कि प्लेन के प्रेशराइजेशन पैनल में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। उसी रात एक इंजीनियर चेक करने लगे कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है। इसके लिए उन्होंने प्रेशराइजेशन पैनल को ऑटोमेटिक से मैनुअल में कर दिया, ताकि वो प्लेन के अंदर के प्रेशर को बढ़ाकर लीकेज का पता लगा सके। ठीक वैसे ही जैसे कि टायर पंचर होने के बाद हवा भर के एयर लीकेज का हम पता लगा लेते हैं। उन्होंने पाया कि प्लेन में सब कुछ ठीक है। इसके बाद इस फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस इंजीनियर ने प्रेशर पैनल को ऑटोमेटिक से मैनुअल में तो किया था, पर वापस से उन्होंने उस पैनल को ऑटोमेटिक में सेट नहीं किया। टेक ऑफ के बाद प्लेन जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करता गया, वैसे वैसे हवा पतली होती जा रही थी। ऐसे में प्लेन के अंदर धरती के जैसे प्रेशर बनाए रखने के लिए ब्लीड एयर को केबिन और कॉकपिट में सप्लाई किया जाता है। अब क्योंकि प्रेशर पैनल ऑटोमेटिक में नहीं था, इसीलिए प्लेन के अंदर एयर सप्लाई हो ही नहीं रहा था। जब प्लेन 12,000 फीट के एल्टीट्यूड को क्रॉस करने लगा, तब एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म था एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म। ये एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म पायलट को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लेन को और ऊपर मत ले जाओ, क्योंकि प्लेन के अंदर एयर सप्लाई बंद है। यहाँ पर पायलट को इस अलार्म का मतलब समझना चाहिए था, पर इसे समझने में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्हें लगा कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है, जिसे ग्राउंड में टेक ऑफ से पहले बजना चाहिए था, जबकि इन रियल ऐसा नहीं था। वो अलार्म एल्टीट्यूड वार्निंग का था। दरअसल बोइंग 737 में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म और एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म दोनों का ही साउंड सेम था। दोनों को समझने का तरीका बस यही था कि अगर ये अलार्म ग्राउंड में बजता है तो ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म होगा, और अगर ये अलार्म एयर में बजता है तो ये एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म होगा। यही अलार्म हेलियोस एयरवेज में भी बजने लगा, लेकिन पायलट ने सोचा कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है, जिसे ग्राउंड में बजना चाहिए था। जरूर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई ग्लिच हो गया होगा। अब प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। प्लेन के अंदर एयर प्रेशर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ट्रैफिक ना होने की वजह से प्लेन बेहद धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन कर रहा था।
जिसकी वजह से कम हो रहे एयर प्रेशर का पता नहीं चल पाने लगा। कॉकपिट में अब और भी अलार्म लाइट्स जलने लगा। अब क्योंकि पायलट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए थे, लेकिन गलत डायरेक्शन में। दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम प्रेशर पैनल में है, बस इसे मैनुअल से ऑटोमेटिक करना है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा। ये अलार्म एक वार्निंग होता है कि प्लेन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इससे पहले कि वो मुसीबत आ जाए, तुरंत ही उसे सॉर्ट आउट कर लो। इसकी आवाज सुनते ही पायलट्स का ध्यान इस ओर आ गया। जैसे जैसे प्लेन एल्टीट्यूड गेन कर रहा था, वैसे वैसे एयर प्रेशर भी कम होती जा रही थी और दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सोचने समझने और डिसीजन लेने की शक्ति भी कम हो जाती है। कॉकपिट में ढेर सारे अलार्म्स को सुनकर, लाइट्स को देखकर उन्होंने हेलियोस ऑपरेशन सेंटर में कॉल किया, पर उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है। इसीलिए उस इंजीनियर को बुलाया गया जिसने कुछ ही घंटों पहले प्लेन का चेकअप किया था। उस इंजीनियर ने कहा कि एक बार आप प्रेशर पैनल को देखकर बताइए कि क्या वो ऑटोमेटिक में है या नहीं। पर अफसोस तब तक प्लेन के अंदर सभी लोग अपना कॉन्शियसनेस खो चुके थे। मुझे यहाँ एक बात समझ में नहीं आती कि अगर ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हुआ था तब उन्हें प्लेन को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना चाहिए था। प्लेन में लगभग 12 मिनट्स की ऑक्सीजन थी। अगर ये 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी होता तो बड़े ही आराम से 12 मिनट्स में वो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में आ सकते थे और 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस लिया जा सकता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं किया गया। शायद पायलट्स कम ऑक्सीजन के कारण ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे हो। प्लेन के अंदर सभी लोग बेहोश हो चुके थे और प्लेन तो बड़े ही आराम से ऑटो पायलट में उड़ता जा रहा था। इसीलिए 40 मिनट तक लगातार कॉल करने के बावजूद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब ये प्लेन खतरा बन चुका था धरती के लोगों के लिए, क्योंकि कभी भी ये प्लेन किसी भी शहर के ऊपर गिर सकता था और अगर ऐसा हो जाता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए 2 फाइटर प्लेन्स को भेजा गया कि जाओ देखकर आओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। कुछ ही देर बाद फाइटर प्लेन्स हेलियोस एयरवेज का पीछा करते हुए पहुंच गए। अगर हेलियोस एयरवेज किसी सिटी के ऊपर गिरने वाला होता तो ये फाइटर प्लेन्स उसे मिसाइल से उड़ा सकते थे, पर हेलियोस की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। ये प्लेन एक रिमोट एरिया से होकर फ्लाई कर रहा था, इसीलिए इस प्लेन पर अटैक करने की जरूरत नहीं थी। इस हादसे में एक बात का खुलासा आज तक भी नहीं हो पाया कि कॉकपिट का डोर किसने खोला। कैसे एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में दाखिल हो गया। जब तक पायलट प्लेन के डोर को अंदर से ना खोले या फिर बाहर से सही पासवर्ड ना डाला जाए, तब तक ये डोर ओपन नहीं हो सकता। खैर ये बात तो बस राज ही रहेगा। माना जाता है कि वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास थे जो आखिरी वक्त पर भी प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड को भी कॉकपिट पर देखा गया जो कि एंड्रियास की मदद कर रही थी, पर इस हालत में कोई कर भी क्या सकता था। उन्होंने बोइंग 737 का टाइप रेटिंग भी नहीं किया था, इसलिए वो इस प्लेन को उड़ा भी नहीं सकते थे। प्लेन के कंट्रोल्स को वो समझ भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर ये प्लेन उड़ता रहा और फाइनली एक एक करके दोनों इंजन फेल हो गया और हेलियोस एयरवेज खामोश हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। इस हादसे में बहुत सारी गलतियां हुई। पहली गलती ये कि इंजीनियर ने चेकअप के बाद प्रेशर पैनल को ऑटोमेटिक में नहीं किया। दूसरी गलती, पायलट को भी ये देखना चाहिए था कि प्रेशर पैनल ऑटो में है या नहीं। लेकिन एक बात ये भी है कि उड़ान भरने से पहले 10 मिनट का ही टाइम मिलता है और सिर्फ 10 मिनट में कोई कितने ही बारीकी से देख सकता है। कॉकपिट में तो बहुत सारे कंट्रोल्स होता है। तीसरी गलती कि उन्होंने अलार्म को समझा ही नहीं। प्लेन एल्टीट्यूड गेन करेगा तभी तो एल्टीट्यूड वार्निंग बजेगा और टेक ऑफ करने वाला रहेगा तभी तो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजेगा। शायद उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं और एक गलत डिसीजन ले लिया गया। चौथी गलती एयरलाइन कंपनी की भी थी। उन्होंने टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एल्टीट्यूड वार्निंग के अलार्म को सेम रखा था, इसीलिए पायलट्स कंफ्यूज हो गए। बाद में बोइंग 737 के सभी मॉडल्स में 2 लाइट्स इंडिकेटर भी लगा दिया गया ताकि आसानी से पता चल जाए कि दोनों में से कौन सा अलार्म बजा है। जब ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप होने के बावजूद भी प्लेन को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं लाया गया। एल्टीट्यूड बढ़ते रहने से धीरे धीरे सांसें भी रुकने लगी और हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस तरह से गलतियों का एक सीरीज चलता रहा और हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 हमेशा के लिए खामोश हो गया।
तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।